नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सगाई से एक दिन पहले युवक की हो गई मौत, परिवार में मच गया कोहराम। जाली से मुर्गा निकालने के दौरान हो गया हादसा, जाली में दौड़ रहा था करंट। हथियार का डीलिंग करते दो युवक चढ़ गए पुलिस के हत्थे, लोडेड पिस्टल और देसी रिवॉल्वर बरामद। और शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी की जयंती पर की गई श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिस युवक की सगाई होने वाली थी, ठीक उसके एक दिन पहले उसका जनाजा उठ गया। इस दर्दनाक घटना के बाद से न सिर्फ मोहल्ला बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। घटना मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय मुस्लिम क्लब की है। मृतक की पहचान मोहल्ले के मोहम्मद फैजू का 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद वारिस के रूप में हुई है। वारिस बाइक मिस्त्री था। वह पक्की सराय स्थित एक मुर्गा दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान दुकानदार ने उसे जाली खोलकर मुर्गा निकालने को कहा। वारिस इस बात से बेखबर रहा कि मुर्गा के जाल में करंट दौड़ रहा है। उसने जैसे ही जाल खोलकर मुर्गा निकाला, करंट ने उसकी जिंदगी छीन ली। वारिस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रविवार की शाम ही वारिस का सोडा गोदाम चौक की एक लड़की से सगाई होने वाली थी और ईद के बाद उसका निकाह था। जवान बेटे की मौत पर मां शमीमा खातून और वालिद मोहम्मद फैजू समेत पूरा मोहल्ला गमगीन है। इधर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या हुआ कि बीच में कुछ दिन पहले उससे झंझट हुआ था ताई से और रिंकू से। अरे बाप रे बाप। तो उसका लेबर काम कर रहा था, कहीं कि थोड़ा गुमटी हटा दो। तो हम कहें कि नहीं भाई, गुमटी तो नहीं हटेगा, कहीं कि अच्छा तुमको हम बताएंगे। तो उसके बाद जो है बताने के बाद जो है मेरा बेटा गया कल के डेट में दुकान खोलने के लिए। तो उसमें जो है उसका नौकर जो है उसमें करंट लगा के जो रखे हुआ था, जो वहाँ ट्रांसफार्मर है उसी में से डायरेक्ट चोरी का लाइन लेता था और उसमें ट्रांसफार्मर में फंसा के रखे हुआ था। मेरे बेटा को बोला है कि जो जाल थोड़ा सा खसकाओ और मुर्गा निकालेंगे। और उसी क्रम में जो हमारे बेटा का जो है गए पहले खालदा में, वहाँ से जवाब दिया। फिर उसके बाद गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ भी जवाब दिया। फिर प्रशांत में गए, वहाँ भी जवाब दे दिया। तो फिर अपने घरे लेके आया। मेरा बच्चा का हो गया। क्या लग रहा है, कौन हत्या किया है? यही सब ओए मुर्गा वाला छौड़ा। कुआर ताहिर और चौड़ा बोलवा जानबूझ के किया है। जब यार में करंट लगा कुछ ही बाबू हमारा थरथराइत रहे। अच्छे का था हमरे बेटा का। थरथराइत रहे। क्या नाम है बेटा का? मोहम्मद वारिस। इकलौता बेटा है? इकलौता ही बेटा है मेरा। क्या करा, आने वाला वही था। वही आप कौन हुए? बाबू के हमरा मुर्गा कलक निकालेला वही छौड़ा मुर्गा वाला हम नौकरवा ताहिर के नौकर। अब बाबू हमरा गेला कि हम जाल में फंसैले रहा करंट के तार। रिंकुआ आ कैसे मुर्गा निकालेला बाबू, मुर्गा निकाले गेला कोई में सकले आ गेला कहला के खवाए खावार कि काहे तोरा बेटा के करंट मार दे गाँव रे। और लड़का हंस रहा लेकिन हटा न रहा। बेटा था एगो मेरा लाल था, एकरा दम्मा के सिखाई थे कमाने ना जाए। आज क्या था उनका? आई हमरा बाबू के कुटुम्ब सब अथी देखे मेहमान लोग। छेका था? हाँ छेका होती होगा। अच्छा, रिश्ता कहाँ लगाए थे?
यही सोडा को धाम चौक, चर्च के लड़की है, चर्च के। अच्छा, डेट भी उतरने वाला था शादी का। हाँ, ईद के बाद भैया के भैया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार डीलिंग करने से पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिकंदरपुर ओपी पुलिस को सूचना मिली कि लकड़ी डाई मारवाड़ी हाई स्कूल के पास 2 युवक हथियार की डीलिंग करने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान चंदवारा आजाद रोड के खालिद इमाम उर्फ गुड्डू और समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम निवासी मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी रिवॉल्वर और 4 जिंदा गोली बरामद किया है। पुलिस की माने तो गुड्डू और खुर्शीद पक्की सराय के कुख्यात के साथ मिलकर हथियार का तस्करी करता है। फिलहाल पुलिस फरार आर्म्स तस्कर की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। एसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के मोबाइल नंबर से कई लोगों के नाम सामने आया है। एसएसपी सर के निर्देश पर जितने भी मुजफ्फरपुर एरिया में स्पेशली नगर अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी पुराने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे हैं, सबका सभी थानों के सभी थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। उसी सत्यापन के क्रम में सूचना मिला था कि एक पुराना कुख्यात अपराधी जिसका नाम खालिद इमाम है और ये आज़ाद रोड चंदवाड़ा का रहने वाला है, इसके द्वारा पिछले कुछ समय से हथियार की तस्करी की जा रही है। तो इसी के बीच काफ़ी टाइम से इसकी रेकी की जा रही थी और इसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी में सिकंदरपुर ओपी प्रभारी द्वारा इसको 2 आर्म्स के साथ में, जिसमें एक देसी पिस्टल है और एक देसी रिवॉल्वर है और 4 कारतूस थे, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी साथ में बरामद की और 3 मोबाइल इससे बरामद किए हैं और इससे पूछताछ भी की गई है। इसके साथ में एक और इसका साथी है जो मोहम्मद खुर्शीद है, ये चक हाजी थाना कपूरी ग्राम समस्तीपुर का रहने वाला है और इससे पूछताछ के क्रम में सामने आया है कि इसके द्वारा पिछले काफ़ी समय से हथियार की तस्करी की जा रही थी और इसके कुछ साथी हैं जिनमें से एक साथी चंदवाड़ा का ही रहने वाला है और वो जिला शांति समिति के सदस्य का भी उसके साथ में एसोसिएशन है। तो हम लोग इस सब चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्द बाकी लोग जितने भी इस ग्रुप में शामिल हैं उन सब पे हम लोग अरेस्टिंग करेंगे। मोटिव क्या था और हथियार कहाँ से ये? इन लोग का हथियार जनरली ये लोग मुंगेर से या फिर बाकी जो इन लोग का एक सप्लाई चेन बना हुआ है वहीं से लोग लेकर के आते हैं। किस तरह का क्राइम रिकॉर्ड इन लोग का पहले? ये पहले 97-96 से ये फिरौती हेतु अपहरण वगैरह में कई बार जेल गया है। दिल्ली से भी जेल गया है, तिहाड़ में भी जेल में रहा है, टाउन थाने में भी इसका 1 या 2 केसेस इसके ऊपर हैं। वो सब हम लोग पुराने सारी केस रिकॉर्ड को निकाल करके इसका सत्यापन करवा रहे हैं कि पुराना इसका केस हिस्ट्री क्या रहा है। लेकिन पहले से प्रोफेशनल रहा है। बीच में एनआईए ने भी इसको जांच में रखा था, जांच के घेरे में रखा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं आकांक्षी जिला के अंतर्गत रविवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में भारत सरकार के नोडल पदाधिकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इससे पहले सरफुद्दीन मध्य विद्यालय बोछा के संकल्प यात्रा में उन्होंने भाग लिया। वहां लगाए गए भारत सरकार के कार्यक्रम के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहां लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को जानकारी दी गई। बताते चले कि आकांक्षी जिला में पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर 23 करोड़ का अवार्ड पाया, जिसका विभिन्न योजनाओं में प्रांकलन बनाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। ICDS चांदनी सिंह ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना में शहरी क्षेत्र में मैपिंग के संबंध में समस्याएं और जानकारी रखी। संयुक्त सचिव ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता योजना की क्रियान्वयन और जन भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने मेगा फूड पार्क और साइंस केंद्र की संभावना पर खुशी व्यक्त किया। बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, NEP के डायरेक्टर संजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मैं एक साइट विजिट कर पाया और जो अच्छी बात लगी कि जो सरकार के इस मुहिम से जुड़े हुए जो भी हमारे लीड डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबकी वहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखाई दी। जो लीड डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टॉल्स थे, उनके लाभार्थी वहाँ पंजीकृत हो रहे थे। तो हमें लगा कि
इस यात्रा के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शायद पहुंच पा रहे हैं। हम सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बीच लेकर जा पा रहे हैं। इस समीक्षा के दौरान एक दो चीज़ें हमारी नोटिस में ये भी आई कि कहीं किसी तरह की परेशानी भी है, कहीं कोई लाभार्थियों के पंजीकरण करने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, या कोई ऐप आज की डेट में फंक्शनल, या जो भी इस तरह के जो इश्यूज़ हमारी नोटिस में आए हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ थी और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके बीच सुधार करें और सरकार की योजनाओं को जो सैचुरेशन की तरफ लेकर जाना है उसको पूरा करेंगे। आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान देशभक्त अमर शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी की 135वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद, सोहनलाल आजाद, यशपाल कुमार, राणा देवी दयाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस के मित्र, उनके सहयोगी अमर बलिदानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी की आज 135वीं बलिदान जयंती समारोह है। आज ही के दिन 10 दिसंबर 1888 को बंगाल के बोगरा गांव जिला, जो अब बांग्लादेश में है, उसी जिले के बिहारी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही प्रफुल्ल चंद्र चाकी राष्ट्रभक्ति का अलग जगाते थे और क्रांतिकारियों के साथ स्कूली जीवन से ही रहा करते थे। बंगाल के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जज किंग्सफोर्ड बड़ा अत्याचारी, दुराचारी और क्रांतिकारियों को अपमानित करता था। झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे तरह तरह की यातनाएं और सजा दिया करता था। क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि किंग्सफोर्ड को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ से किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया और यही खुदीराम बोस स्मारक के सामने जो जज साहब का कोठी है, उसी कोठी में किंग्सफोर्ड रहा करता था। और प्रतिदिन जो आज मुजफ्फरपुर क्लब है, उस समय उसका नाम था यूरोपियन क्लब, और उसी क्लब में प्रतिदिन बग्गी फिटिंग के द्वारा आया जाया करता था। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि मोकामा स्टेशन का नाम प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर किया जाए और मोकामा स्टेशन परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, उनकी जीवनी पाठ पुस्तकों में शामिल की जाए। साइकिल से पदयात्रा करने वाले, पूरे देश का भ्रमण करने वाले सकरा निवासी सोहनलाल आजाद जी भी आज इस जयंती के समारोह पर उपस्थित हैं। हमारे भाई यशपाल कुमार जी, राणा देवी दयाल जी और कुछ लोग आए थे, लेकिन थोड़ा मिलकर इस महान देशभक्त, महान विभूति को नमन किया, उन्हें पुष्प अर्पित किया। और भारत सरकार से हम लोग आज यह मांग किया है कि मोकामा स्टेशन पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। जय भारत, जय प्रफुल्ल चंद्र चाकी। रविवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में धर्म जागृति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू राष्ट्र निर्माण समय की आवश्यकता विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी भावात्मानंद जी महाराज, बनारस के हिंदू जन जागृति समिति के विश्वनाथ कुलकर्णी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। देश भर से आए हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा, केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवान लाल सैनी, प्रियदर्शी सुजीत, शानिका सिंह, कृष्ण मुरारी भरतिया सहित दर्जनों वक्ता मौजूद रहे। सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में आज हम लोगों ने धर्म जागृति सभा का आयोजन किया है और इसमें परिचर्चा का विषय है हिंदू राष्ट्र निर्माण समय की आवश्यकता।
इस पर देश भर के विद्वानों को बुलाया गया है। बनारस से विशेष रूप से मुख्य वक्ता के रूप में विश्वनाथ कुलकर्णी जी आए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी भावात्मानंद जी, जो कि रामकृष्ण आश्रम बेला के सचिव भी हैं, उन्होंने किया है। और वक्ताओं की ये राय बन रही है कि जब देश का बंटवारा हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में जो संधि पत्र हस्ताक्षर किया गया था, उसमें कहा गया था कि इस देश का यानी भारत के जिन भागों में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उन्हें मुस्लिम इंडिया बनाया जाएगा और जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है उसे हिंदू इंडिया बनाया जाएगा। और इसी आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। मगर दुर्भाग्यवश पाकिस्तान तो मुस्लिम इंडिया बना, लेकिन भारत को हिंदू इंडिया नहीं बनने दिया गया और इसमें गांधी और नेहरू का विशेष दोष हम मानते हैं, वक्ताओं ने माना है। आज मुजफ्फरपुर में ये पहला कार्यक्रम है, शंखनाद हुआ है हिंदू राष्ट्र निर्माण का, और इसको पूरे प्रदेश में सनातन हिंदू वाहिनी क्रमबद्ध ढंग से एक श्रृंखला के रूप में चलाएगी और जन जागृति पैदा कर और सरकार के ऊपर दबाव देगी कि इस देश का बंटवारा जिन शर्तों पे हुआ था उस शर्त को पूरा किया जाए और भारत को संवैधानिक आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, केंद्रीय अध्यक्ष, सनातन हिंदू वाहिनी। 26 जनवरी से नील सेना की ओर से पटना, हाजीपुर, मधुबन, जनकपुर धाम, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी, शिवहर, देकुली धाम और बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर से रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर रविवार को मरीन ड्राइव रोड स्थित एक विवाह भवन में नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को शुरू हुए यह रथ यात्रा 29 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी, जिसे लेकर एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रतिदिन 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 दिनों में अयोध्या धाम पहुंचेगी। प्रत्येक ठहराव स्थल पर श्री राम कथा, भजन कीर्तन, रामधुन के साथ भंडारा का प्रबंध किया जाएगा, जिसमें श्री राम कथा गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक के द्वारा की जाएगी। हम लोगों ने 1 साल पहले प्रभु राम के मंदिर में भगवान विराजमान होंगे उसके लिए शिला लेके नेपाल से चले थे और नेपाल से ही गंडकी नदी से 2 देव शिला लेकर के हम लोग प्रस्थान किए थे। और उस समय बिना प्रचार का, बिना किसी प्रकार की सूचना का जो दृश्य बना था मिथिला का, अद्भुत दृश्य था वो। रात के 2 बजे तक आबाल मध्य लोग रोड पर खड़े होकर के लगता था त्रेता का काल हो गया और फिर से राम और सीता अयोध्या के लिए मिथिला से प्रस्थान किए हैं, वह दृश्य था। और जब ये काम संपन्न हुआ तो रमैया जी ने इसको अपने माथे में नोट कर लिया और हमसे मिले और कहा कि इस तारीख को हम कोई न कोई श्रेष्ठ काम करेंगे। तो मैंने कहा तो आप तो भाग्यशाली हो भैया कि विदेह नगरी में आपका जन्म हुआ है और जिस धरती के से माँ सीता प्रकट हुई थी उस धरती के संजोग से आप पुत्र हो, इसीलिए आप इस काम को करो। और तब से रमैया जी पूरी ताकत लगा के राम मंदिर बने, भगवान राम का प्रतिष्ठापना हो जाएगा तो माँ सीता के नैहर से कुछ संदेश जाए, इस प्रकार की योजना रचना इन्होंने की है। और जहाँ जहाँ से राम चले थे, जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर के, ऐसे स्थानों का इन्होंने खोज भी किया है और उन स्थानों से यात्रा शुरू करके जनकपुर होते हुए फिर मोदपुर आएंगे यानी मुजफ्फरपुर आएंगे और फिर इस विदेह की नगरी से हजारों लोग नील सेना के नेतृत्व में यहाँ से यात्रा करेंगे। साथ में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उसके अनुसार उनका हम यात्रा में
संदेश के रूप में लेके चलेंगे। अभी तक की जो योजना बनी है उसमें एक हमारे पूर्व DIG जो अब कथाकार हो गए, संत हो गए, श्रीमान गुप्तेश्वर तिवारी पांडे जी, तो गुप्तेश्वर पांडे जी ने वचन दिया है कि यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होगा सब दिन हम राम कथा कहते चलेंगे। और हमारे बीच स्वामी जी यहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने भी कहा है कि पूरी यात्रा में हम साथ रहेंगे और लोगों का प्रबोधन करते चलेंगे। तो यह यात्रा 1000 लोगों का अनुमान है कि पैदल यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जाएगी और हम फिर से अयोध्या वासियों को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने त्रेता काल में कभी माँ सीता को छोड़ दिया था और फिर से माँ सीता को अब उस मंदिर में भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। तो हम मिथिलावासी लोग यहाँ से जाकर उनका सम्मान करेंगे, उनकी प्रतिष्ठापना का दर्शन करेंगे और फिर एक संकल्प है कि लौट के आएंगे। तो माँ सीता इस धरती से आई थी और धरती में चली गई थी। हमने उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया था। हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना है, वैसा भव्य और दिव्य मंदिर माँ सीता के प्रागट्य क्षेत्र में बनाएंगे और महाशक्ति पीठ के रूप में उनकी प्रतिष्ठापना करेंगे। सम्मान के चुटकी से ही होगा, नाम तो गायब कर दिए। देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम वाला बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है ना। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है आपका? कैसे वापस लाएंगे उनका सम्मान? उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जो सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोग का सौभाग्य है और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती है। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारी तो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी क्या बहन भी हैं और जिस रिश्ता से हैं, फुआ भी है, जो जिस अवस्था में है। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम देखते हैं। और रही बात की बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक चुटकी सिंदूर दान करे और सीता का सम्मान करे। भाव ये है कि देखिए भाई, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए और संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जो संतगण हमारे भारत को ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम सीता माता की तरह चरित्रवान बने, राम के तरह चरित्रवान बने। क्या बने? धनवान होना महान नहीं है, ज्ञानवान भी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत महान नहीं है, लेकिन हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है, चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात है। क्या है? चरित्रवान होना। बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, गिरते गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी से अगर नीचे एक बार गिरता है ना तो मरे एक ही बार में मर जाता है। पर जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अगर किसी व्यक्ति का एक बार चरित्र भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है, हजारों हजार जन्म नष्ट हो जाता है। तो सीता और राम जी ये महान चरित्र के प्रतीक है, मानवता के और पातिव्रत धर्म के महान चरित्र के प्रतीक है। और उसमें भी चरित्र के प्रधान जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारे भारत की प्रधान सम्मान माताएं और बहन ही हैं और उस सम्मान को पुनः हम प्राप्त करने के लिए आज समझिए क्या कहा जाए कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आनंद मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आज उसी तरह से हमारे पूरे विश्व 22 तारीख को मनाएगा। 22 तारीख को उद्घाटन है सर, 22 जनवरी को। और
और फिर सीताराम जी की वहाँ साक्षात स्थापना होगी, दर्शन होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे मिथिलावासी लोग मिलकर के अपने अपने घर से सीता जी के सम्मान में, चरित्र प्रधानता के सम्मान में एक चुटकी सिंदूर दान करेंगे। आगामी 20 दिसंबर को शाम 5 बजे से मुजफ्फरपुर के गरहा में अर्जी श्याम से कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में बाबा की ज्योत, बाबा का श्रृंगार एवं भोजनों की अमृत गंगा बहेगी। इसके लिए कोलकाता से सौरभ शर्मा, उदयपुर से केमिता राठौर, लखनऊ से पवन मिश्रा, कानपुर से धीरज तिवारी और जयपुर से राहुल शर्मा पधार रहे हैं। अखाड़ा घाट रोड के एक होटल में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी आयोजक गौतम शर्मा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने शहर वासियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा की ज्योत एवं दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें और कीर्तन का आनंद लें। जय श्री श्याम। जैसा कि श्याम जगत के सभी प्रेमियों को जानकारी होगी, फिर भी एक प्रेस जानकारी दी जा रही है। 20 दिसंबर 2023 को ब्लू डायमंड रिसोर्ट में गढ़हा चौक पे हर साल की भांति, जैसे गत वर्ष में भी बाबा श्याम बाबा का कीर्तन और ज्योत हुई थी, वैसे इस वर्ष भी 20 तारीख दिसंबर को बुधवार को श्याम बाबा का ज्योत और कीर्तन भजन संध्या की जा रही है, जिसमें हमारे भजन गायक, सुप्रसिद्ध भजन गायक सौरभ जी शर्मा कलकत्ता से, केमिता राठौर उदयपुर से, पवन जी मिश्रा लखनऊ से, धीरज तिवारी जी कानपुर से आ रहे हैं तथा KBR म्यूजिकल ग्रुप द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाएगी। इसमें भव्य श्रृंगार जो बाबा का किया जाएगा वो हमारे छोटे भाई जयपुर से राहुल जी शर्मा आएंगे। एक और विशेष जानकारी दीजिएगा, ये पिछले साल भी यही किया गया था कि हमने शहर से जो भी श्याम प्रेमी वहाँ आना चाहते हैं भजन संध्या में, उनके लिए बस की व्यवस्था की गई थी आने और जाने के लिए। वही सेम व्यवस्था इस साल भी की जा रही है। अखाड़ा घाट रोड में कृष्णा सिनेमा के सामने सभी श्याम प्रेमियों से करबद्ध अनुरोध है, बाबा के भजन संध्या में आए और भजन लाभ का लाभान्वित हो। टाइमिंग क्या? संध्या 5 बजे से बुधवार 20 दिसंबर को। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के जिराती टोला के लाल बाबू दास के 20 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार की बीते दिनों हत्या कर शव को जिराती के ही खेत में फेंक दिया गया था। इस मामले में अब तक कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी बीच युवा राजद के प्रदेश महासचिव मनोज राय रविवार को जिराती टोला पहुंचकर पीड़ित से मिलकर घटना की जानकारी ली। लोगों ने राजद नेता को बताया कि मृतक 3 दिसंबर की रात में घर से निकला और 4 दिसंबर की दोपहर में चाकू से गला रेता हुआ उसका शव घर के पास खेत में मिला। राजद नेता ने एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन और थाना अध्यक्ष से मोबाइल फोन पर बात की। एसडीपीओ ने कहा कि हर हाल में हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि निर्दोष न फंसे इसलिए थोड़ी देर हो रही है। मौके पर युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव, संजय गुप्ता, आलोक राय, गुड्डू गुप्ता, शिवशंकर चौरसिया, सुखल कुमार, मुन्ना महतो समेत राजद नेता एवं उनके समर्थक मौजूद रहे। क्या हुआ नहीं है ना? नहीं। आप लोग को क्या आशंका है? देखिए कुछ तो आप लोग कुछ कीजिएगा तो इसमें दिमाग लगाया जाएगा। देखिए कुछ शौक तो होगा ना कि हाँ चलने जगह चाहे चिलने जगह कोई मैटर हम सर उसका अथी है, समझ गए कि उसका मोबाइल जो है ना, मोबाइल तो मिला नहीं, इसके बाद में तो मोबाइल का निकल के आया है पटना से नंबर। हाँ तो उसी से अगर कोई कार्रवाई होगा। हम लोग का आगे नहीं है, नहीं किसी से झगड़ा है क्या? कोई देखा हुआ तो नहीं है कि फलना है। आप कौन बोल रहे हैं? मनोज बोल रहे हैं, पहचाने कि नहीं? हम नेताजी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं ये वो जो राजेपुर में जिराती टोला में तो वो जो लड़का का मर्डर हुआ उसको क्या हुआ? आयु कौन है बताइए, उस आयु से बात करें ना। दोनों से मिले हैं, क्या जानकारी हुई है? आए थे हम, इन लोग से बातचीत किए हैं। एक हत्या हो गई थी यहाँ पे एक नौजवान का, तो उसमें हमारी बातचीत हुई है। हम अभी केस के आईओ से बात किए हैं, डीएसपी साहब से बातचीत किए हैं। डीएसपी साहब हमको आश्वासन दिए हैं कि 2-4 दिन लगेगा, इसका उद्भेदन हो जाएगा। कोई निर्दोष को फंसाना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा।
वक्फ की संपत्ति की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक होटल में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जिला कमेटी की एक विशेष बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सैयद एबुजर कलामुद्दीन ने की। उन्होंने कहा कि मुशावरत राजनीतिक पार्टी, निजी संस्थान और व्यक्तियों के बीच पुल का काम करती है। कार्यक्रम में मुशावरत के कार्यकलापों की समीक्षा की गई, साथ ही संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। मजलिस मुशावरत मुसलमान के शैक्षणिक राजनीतिक उत्थान के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य है कि मुसलमान से संबंधित मुद्दा से सरकार को अवगत कराई जाए। ये आज का प्रोग्राम ये है कि बिहार में मुस्लिम मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हो रही है। इसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है, जिसमें कि 6 महीना पहले इसका गठन बिहार में किया गया था और अब तक हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या मंसूबा है, इस पर विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो बिहार के अभी तक 15 ज़िला में हम लोगों का जो एक संगठन है वो कायम हो गया है, वो तंजीम बन गई है और बिहार के बाकी जो दूसरे ज़िला हैं, कुल 39 ज़िला है, तो उसमें भी संगठन काम करना है। बुनियादी तौर पर हम लोग समाज में समरसता, आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ समाज का जो वंचित वर्ग है, जो उपेक्षित है, जो गरीब है, उसके मदद करने के लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ मंसूबा बना रहे हैं। हमारे यहाँ शैक्षणिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, तो शिक्षा में सुधार और विकास कैसे हो और हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको कैसे रोका जाए और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा किस तरह से दी जाए, इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके एक कार्य योजना बनाएंगे और उसके बाद उसको पूरे बिहार में लागू करेंगे। इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के सिलसिले में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिसको हम बिहार में जो इस संबंध में जो कोशिशें हो रही हैं, हम उसको और मजबूती के साथ उठाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो एक नागरिक होने के रूप में जो देश में हमारा जो हमको अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वो सब के लिए हम लोग मिलजुल करके एक प्रयास करना है। आज मंदिरों के अधिग्रहण के माध्यम से मंदिरों की जमीन हड़पी जा रही है। बिहार में नमाज पढ़ाने वालों को 15,000, अजान देने वालों को 10,000 प्रति माह सैलरी है, लेकिन मंदिरों के पुजारी की उपेक्षा हो रही है। अनेक प्राचीन मंदिर पुजारी एवं निधि के अभाव से खंडहर बन रहे हैं। इसलिए सभी मंदिर न्यासी एवं पुजारियों को मंदिर रक्षा अभियान के माध्यम से संगठित होना आवश्यक है। रविवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित अखंड भारत पुरोहित महासभा की बैठक में हिंदू जन जागृति समिति के उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य समन्वयक विश्वनाथ कुलकर्णी ने ये बातें कही। इसे लेकर जनवरी माह में एक राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। बैठक में महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक, गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक एवं अनेक मंदिरों के पुजारी उपस्थित रहे। बैठक में तय हुआ कि हिंदुओं के व्यापार में हस्तक्षेप करके पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से शुरू हलाल अर्थव्यवस्था को उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बंद करवाया। बिहार में भी इसी प्रकार हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगाई जाए। इस दृष्टि से हलाल मुक्त बिहार अभियान को भी चलाया जाएगा। जी, यहाँ पर अखिल भारत पुरोहित महासभा और हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से ये बैठक में मंदिरों के न्यासी गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक जी, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर पाठक जी और पदाधिकारी उपस्थित हैं। बैठक का उद्देश्य यही है कि आज धर्मनिरपेक्ष भारत में मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है, लेकिन एक भी चर्च और मस्जिद का सरकारीकरण नहीं है और सरकारीकरण हुए मंदिरों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ पर मस्जिदों के मौलवी और इमामों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन जो पुजारी है उनकी उपेक्षा की जा रही है।
अनेक जो मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनकी भूमि जो है वो हड़प की जा रही है। और इस प्रकार से पूरे भारत में अगर हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार कहा है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वो मंदिर नहीं चला सकती। इसके बावजूद आज मंदिरों को सरकार अधिकृत कर रही है और उसके धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है। तमिलनाडु में वो सरकार 36,000 मंदिर चलाती है, लेकिन वहाँ के मंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया थी कि नष्ट किया जाए। केरला में वहाँ लोग कहते हैं कि धर्म ये अफीम की गोली है, लेकिन हमारे 2100 मंदिर चला रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो स्थिति है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए मंदिरों का एक बहुत बड़ा संगठन भविष्य काल में यहाँ निर्माण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले काल में सभी जो मठ मंदिर पुजारियों पुरोहित हम सभी एकत्रित आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन मंदिरों को अधिग्रहण मुक्ति का यहाँ शुरू करेंगे। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो आज पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो समानता होनी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से ये समानता होनी चाहिए, जो यही हमारी चर्चा का आज का विषय है। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेकुलरिज्म की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित शिक्षक संघ भवन परिसर में मानवाधिकार एवं नागरिकों के जनवादी अधिकारियों पर बढ़ते हमले और हमारे दायित्व विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कहा गया कि आज सत्ता में बैठे लोगों ने मानव के अधिकारों पर और जनवादी अधिकारों पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिस पर रोक लगने की जरूरत है। आज का एक प्रोग्राम है कि 75 साल पहले यूएनओ ने एक डिक्लेरेशन, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक डिक्लेरेशन इशू किया, जिसका सिग्नेचरी भारत भी था, दुनिया के और देश थे, कि 10 दिसंबर को, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत सा मानवाधिकार का हनन हुआ था, तो एक देश का दूसरे देश से कैसा संबंध हो, दुनिया में किस ढंग से जनवादी अधिकार लोगों को मिले, मानव का अधिकार जो है, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, इस सब का डिक्लेरेशन हुआ वो ऑलरेडी। तो उसका ये 75वां सालगिरह है। उस अवसर पर ये आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। उसी पर एक गोष्ठी आयोजित किया गया है कि आज हम लोगों का क्या उत्तरदायित्व है। जब दुनिया में फिलिस्तीन इजराइल का वार हो रहा है, रूस का यूक्रेन का वार हो रहा है, हर देश के अंदर में यहाँ भी शोषित दलित लोगों पर अत्याचार हो रहा है, महिला पर अत्याचार हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है, मानव का अधिकार समाप्त हो रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। तो आज भी मानवों का अधिकार जो है का हनन हो रहा है, जनवादी अधिकार खत्म हो रहे हैं, उस पर हमला हो रहा है सत्ता के द्वारा। तो इस गोष्ठी में उस पर विचार किया जाए, इसीलिए आयोजन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।